क्लास है, इसमें हम चैप्टर नंबर 6 से मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में। ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर यानी साइन कब किया था? 1215 में साइन किया गया था ब्रिटिश सम्राट द्वारा मैग्ना कार्टा पर। मैग्ना कार्टा होता क्या है? मैग्ना कार्टा होता है मौलिक अधिकार, ठीक है, या मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकारों पर जो साइन किए थे तो ब्रिटिश सम्राट ने 1512 में किए थे। अमेरिकी संविधान में मूल अधिकारों को कब शामिल किया गया? 1791 में। भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग किस विधेयक के माध्यम से की गई थी? स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन ने किस वर्ष की थी? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? मूल अधिकार में परिवर्तन करने के लिए किसमें संशोधन करना पड़ता है? संविधान में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें कि जब भी आप मूल अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए आप संशोधन करेंगे तो वो संविधान में। ठीक है, सभी मूल अधिकार किस प्रकार की शक्ति को मर्यादित करते हैं? विधायी शक्ति में। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से 1925 ईस्वी में किसने मूल अधिकारों की मांग की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट ने मांग की थी। ठीक है, तो श्रीमती एनी बेसेंट को आप इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन चलाया था, आप इस तरह से इनको जानते हैं। और 1925 ईस्वी में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से इन्होंने मूल अधिकारों की मांग की थी। संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक समिति का गठन किया गया था? संविधान सभा द्वारा किसकी अध्यक्षता में? ठीक है, यानी कि जो संविधान सभा बनी थी वो उस टाइम अध्यक्ष कौन था जिसकी अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक समिति गठन की गई? परामर्श, मूल अधिकारों पर परामर्श का अर्थ होता है कि मूल अधिकार जो भी बनेंगे यानी कि एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जो परामर्शदाता थी उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में ये सब हुआ था। अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श करने के लिए किसकी अध्यक्षता में उप समिति का गठन किया गया था? अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकारों पर परामर्श के लिए। ठीक है, तो जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में ये बात कही गई थी। किसने मूल अधिकारों की हमारी भावना के साथ किया गया वादा तथा सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? किसने मूल अधिकारों को हमारी भावना के साथ किया गया वादा और सभ्य विश्व के साथ की गई संधि कहा है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। अनुच्छेद 12 के अधीन राज्य में क्या शामिल होता है? ठीक है, कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसके अधीन राज्य में क्या शामिल होता है? भारत सरकार एवं भारत की संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार और राज्य की विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य अधिकारी। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है? नागरिकों के पिछड़े वर्ग की। ठीक है, किस पद की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है कि नागरिकों के पिछड़े वर्ग की, जो यानी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, उन लोगों की संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? तो यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए। ठीक है, यानी और यूएसए ने कब अडॉप्ट किए थे? तो यूएसए ने 1791 में अडॉप्ट यानी कि शामिल किए थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा संविधान का के भाग 3 को कहा जाता है। मूल अधिकार के कितने अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो टोटल 7 अधिकारों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, लेकिन अब 6 रह गए क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1)(4) और अनुच्छेद 31 में संपत्ति के मूल अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? क्वेश्चन है था, ना कि है। तो जब था तो अनुच्छेद 19(1) या 4 और अनुच्छेद 31 में। ठीक है, मूल अधिकार देखते हैं। मूल अधिकार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार। आप इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखोगे SSS D और SSS
संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन उसको भी हम ट्रिपल एस ही मानते हैं, लेकिन हम इसको एक कानूनी अधिकार है और 301 में आता है। अब ट्रिपल एस मतलब है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार, डी का मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, एस मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में, शोषण विरुद्ध अधिकार है 23-24 में, और धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। ये SC ST यानी कि दलितों के लिए ये बात कही गई है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, इसमें सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है। ठीक है, अगर आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23-24 में ये बच्चों के लिए कहा गया है कि बलात् श्रम जिसको बोलते हैं, बलात् श्रम यानी कि आप एक एज से कम व्यक्ति को, कम बच्चे को आप काम पर नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आप उनको कोई जोखिम भरे काम नहीं दे सकते हो। आगे देखते हैं। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं तेल और प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा निगम और स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम, जीवन बीमा जिसको LIC बोलते हैं, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, इसका कोटेशन है। और स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी में से हटाया गया है? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के तहत मूल संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के अंतर्गत हटाया गया। अगर पूछा जाए कि कब हटाया गया तो 1776 बताएंगे या नहीं, 1778 बताएंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। 1978 बताएंगे। ठीक है, ना 1700 ना 19, तो 1978 बताएंगे। आपको ये कैसे याद रखना है? तो 4 + 4 = 8 हो गए, तो जो भी आंसर आएगा वो 8 की गुणन में आएगा, मतलब 8 में आएगा। संपत्ति के अधिकार यानी कानूनी अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 300 के अंतर्गत किया गया है। संविधान के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 3 से हटाकर संविधान के किस भाग में कर दिया गया? तो भाग 12 में कर दिया गया है। हमको ये तो पता है कि संविधान का भाग 3 था, अब उसको अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है, लेकिन अब वो अनुच्छेद 301 किस में पहुंच गया है? तो भाग 12 में पहुंच गया है। ये चीज़ हमें विशेष ध्यान रखनी होगी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आती है। मूल अधिकार की प्रकृति किस प्रकार की है? सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत संविधान पूर्व विधियों पर लागू होता है? ग्रहण का सिद्धांत। किस रिपोर्ट के माध्यम से 1928 में मूल अधिकारों की मांग की गई थी? तो नेहरू रिपोर्ट में। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी। आप इसको कैसे याद रखोगे कि नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? ठीक है, तो देख लेते हैं। 14 होता है, 14 को गुणा कर दोगे आप तो 28 हो जाएगा। ठीक है, 14 × 2 × 14। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 28, यानी कि जो भी आंसर आएगा वो 28 के मल्टीपल में आएगा, मतलब कि 14 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1928 यानी 14, देखो अगर ऑप्शन ऐसा है कि 1914, 1918, 1914, 1918, 1920, 1928, तो आप 1928 को टिक करोगे क्योंकि 14 के मल्टीपल में आएगा, ना कि 14 में आएगा। मतलब एक भी आ सकता है, एक 14 × 1, लेकिन नहीं, आप 2 से करोगे। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। अगर पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट कैसे याद करोगे, तो आप वैसे बिना सोचे समझे आप बोल दोगे कि 1928 में। ठीक है, किस रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई थी? और नेहरू रिपोर्ट में मतलब ये नेहरू रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट थी जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। एक रिपोर्ट तब प्रस्तुत की गई थी 1928 में। आगे देखते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई थी? 1928 में। मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार होती है? बाद युग या न्यायोचित? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1965 में की प्रतिक्रिया स्वरूप संसद में कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन किया गया था 1971। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 बाद में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो 13 है। फिर से देख लो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जब ये जो विवाद है 1973 का बाद है, अब जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 13 थी। ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि संविधान जो प्रस्तावना है वो अंग है संविधान का, जिसको ठीक है। केशवानंद भारती केस के समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? SM सीकरी। जब केशवानंद भारती केस चल रहा था तो उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो SM सीकरी थे।
निर्वर्धन की युक्ता किसका विषय है? न्यायिक पुनर्विलोकन की। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 13, 32 और 136 में। ठीक है, यानी कि न्याय का पुनर्विलोकन, यानी कि न्याय की पुनर्विलोकन की शक्ति, यानी कि न्याय को दोबारा से उसको जांचना, ठीक है, उस पर, ठीक है, उसको निगरानी करना, तो ये अनुच्छेद 13, 32 और 136 के अंतर्गत आता है। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी भी अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 13 में। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 13 में। ठीक है, अनुच्छेद 13 कहता है कि आप कुछ भी हो जाए, आप किसी भी अध्यादेश या अधिनियम के द्वारा मूल अधिकारों को छीड़ या समाप्त नहीं किया जा सकता है। मतलब आप कोई भी अध्यादेश ले आओ, आप कोई भी आर्टिकल ले आओ, लेकिन आप, ठीक है, लेकिन आप जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं कर सकते, उनको नष्ट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर, कैसे भी करके। संविधान के अनुच्छेद 13 में 13 से संबंधित सिद्धांत कौन से थे? आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, अधित्याग का सिद्धांत। बाद में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए के सिद्धांत से लिया गया है न्याय का पुनर्विलोकन, यानी न्याय को दोबारा से जांच करना। अनुच्छेद 13(1) के अंतर्गत संविधान के भाग 3 में से असंगत किन विधियों को शून्य घोषित किया गया? संविधान की पूर्व विधियों को शून्य घोषित किया गया है। ठीक है, किस प्रकार की विधियों को अनुच्छेद 13(2) के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया? तो मूल अधिकारों में से असंगत ऐसी विधियां जो संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य द्वारा निर्मित की जाती हैं। विधि का अर्थ संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 13(3) का के अंदर दिया गया विधि का के अर्थ में संविधान का। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 13 को कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना है। किस बात के पश्चात उच्चतम न्यायालय ने आच्छादित का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। भीखाजी बनाम जब मध्य प्रदेश राज्य एक केस चला था, उस केस में उच्चतम न्यायालय ने आच्छादित का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। आगे देखते हैं, कांग्रेस की किस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई? तो कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, 1900 आपको याद होगा कि 1931 में एक घटना घटी थी जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई थी, और उसी टाइम पीरियड में कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था जिसमें मूल अधिकारों की मांग की गई थी। कराची अधिवेशन में जिस मूल अधिकार की मांग की गई थी उसका प्रारूप किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब जवाहरलाल नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 में। ठीक है, तो इस टाइम एक रिपोर्ट पेश हुई थी, नेहरू रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत भारत की संस्कार और संसद तथा राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, सभी स्थानीय पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी आते हैं। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियां हैं। अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व सभी विधि जो संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है सभी उस मात्रा तक शून्य होंगे। अनुच्छेद 13(2) में कहा है कि यदि राज्य ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों से असंगत है तो यह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा में वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अनुच्छेद 13(3) में कहा है कि विधि का अर्थ दिया गया है। अनुच्छेद 13(4) में कहा है यह 24वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 13(4) इसके अंतर्गत अनुच्छेद 13 की कोई बात 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती है। समता का अधिकार देखते हैं। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। तो संविधान सभा में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन है? अनुच्छेद 13, 14 से लेकर 18 तक। संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ठीक है, संविधान संशोधन का कौन सा अनुच्छेद विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? अनुच्छेद 14। संविधान किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण? अनुच्छेद 14 में बात कही गई है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ग विभेद का निषेध करता है तथा किंतु वर्गीकरण की अनुमति प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ था। ठीक है, विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का अर्थ क्या है? समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के लिए एक सा कानून और एक सा न्याय तंत्र, यानी कि सभी के लिए कानून व्यवस्था समान है। भारतीय संविधान के भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही के रूप में प्रतिपादित किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में उल्लेखित किस अनुच्छेद को सर्वग्राही के रूप में प्रतिपादित किया गया? अनुच्छेद 14, जिसको बोलते हैं विधि की समझ समानता का अधिकार। किस बात में अब निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 में उल्लेखित समता का सिद्धांत
संविधान का आधारिक लक्षण है तो इंद्रसानी बनाम भारत संघ 2000 बाद का जो बाद है उसमें कहा गया है कि समानता समता का सिद्धांत सभी अनुच्छेद 14 में उल्लिखित है। और ये विवाद था इंद्रसानी, यानी एक केस चला था इंद्रसानी बनाम भारत संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद नैसर्गिक न्याय का एक अंग है? अनुच्छेद 14। धर्म के आधार पर विभेद का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 15 में। ठीक है, धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 15। मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है? मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, जो दोराय राजन और मद्रास जो राज्य था उसके उन दोनों के बीच जब केस चला, ठीक है, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार दे दिया गया था, मतलब उसमें संशोधित किया गया था। 1951 की बात आई है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार संविधान किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 15 में। संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, लिंग, जात, वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? अनुच्छेद 15 में बात कही है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है? अनुच्छेद 15(1) के तहत। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य और निजी व्यक्ति दोनों का आदेश देता है? तो अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(3) कहता है कि माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त होती है? स्त्रियों और बालकों के लिए। अनुच्छेद 15(3) के माध्यम से राज्य को किसके लिए विशेष उपबंध की शक्ति प्राप्त होती है? स्त्रियों और बालकों के लिए। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा मूल अधिकार में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? अनुच्छेद 15(4) के तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 15(5) को समाविष्ट किया गया? तो 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा। आगे देख लेते हैं। घरेलू हिंसा में से संरक्षण अधिनियम 2005 को किस बाद में संविधान में घोषित किया गया है? घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को किस बाद में संवैधानिक घोषित किया गया? डॉक्टर पालराज बनाम भारत संघवाद, डी पालराज बनाम भारत संघवाद में। संविधान में किस बात के पश्चात अनुच्छेद 15(5) का समावेश किया गया? तो पी.ए. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य। किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए राज्य द्वारा विशेष उपबंध करने की प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 15(5) के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 15(4) और 16(4) में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। 103 में संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 15 और 16, 15(6) और 16(6). संविधान में कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों को अवसर समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2). भाग 3 में कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन की दशा में लागू होता है? अनुच्छेद 16। आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण देख लेते हैं। अनुच्छेद 15(6) का के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 15(6) खा द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा संस्थाओं में 10% आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 16(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पदों या नियुक्तियों के अधिकतम 10% की सुविधा प्रदान की गई है। भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगम करने हेतु सक्षम किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द और अनुच्छेद 14 और 16 को मिलाकर पढ़ना। संविधान में अनुच्छेद 16(4) का किस संविधान संशोधन के माध्यम से अंतः स्थापित किया गया था? 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। अनुच्छेद 16(4) का किसके लिए सरकारी नौकरियों में प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है? अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 29 जनवरी 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीपी मंडल 1 जनवरी 1979 की अध्यक्षता में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था। ये कब था? 1 जनवरी 1979 को। अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 17 में। मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेद के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट किया है? समानता का अधिकार। किस बात के माध्यम से यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 14 में उन अभिजात्य उपाधियों का प्रतिषेध किया गया जो अनुबंधित होती हैं? तो बालाजी राघव बनाम भारत संघ 1996।
अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18(1) राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(2) में कहा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(3) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) में कहा गया है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी राज्य से कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति से बिना स्वीकार नहीं करेगा। पद्म पुरस्कारों की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1954 में। भारत में अस्पृश्यता निर्वारण किन के माध्यम से किया गया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की प्रोन्नति द्वारा या जन जागरण के द्वारा। शुरू करते हैं। किस अधिनियम के तहत संसद ने अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया है? अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध, अस्पृश्यता मतलब होता है छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेदों में दिया गया है? 4। स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समता किस क्रांति की देन है? फ्रांस की क्रांति की देन। ठीक है। विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? एवी डायसी ने दिया था। एवी डायसी। तो विधि सम्मत शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन एवी डायसी ने दिया था। विधि का समान संरक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका संविधान से लिया गया है विधि का समान संरक्षण। विधि के समझ समता, विधि के समझ समता की अवधारणा का प्रयोग डायसी ने किया था। ठीक है। तो विधि के समझ समता की अवधारणा का प्रयोग किसने किया था? डायसी ने। पूरा नाम एवी डायसी है। विधि के समझ समता से आशा है कि कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति ऊंच नीच का भेदभाव किए बिना देश की सामान्य विधि के अधीन है। विधि के समझ समता को नकारात्मक संकल्पना कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। विधि का समान संरक्षण दे लेते हैं। इससे आशा है कि जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में उन पर एक भी विधि लागू होगी, जो व्यक्ति समान परिस्थितियों में है उन पर एक ही विधि लागू होगी। इस अभिव्यक्ति को सकारात्मक संकल्पना माना जाता है क्योंकि उसमें राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा होती है। आगे देख लेते हैं। विधि सम्मत प्रयोजन के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? राज्य के पास। विधि सम्मत प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों का वर्गीकरण करने की शक्ति किसके पास है? तो राज्यों के पास है। मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत क्या है? जब शक्ति का मनमाने ढंग से प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसको मार्गदर्शक शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अस्पृश्यता के आचरण के लिए दंड भेद करने के लिए विधि बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 17 के साथ अनुच्छेद 35 के पढ़े जाने पर। ठीक है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के तहत विहित दंड देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश करने से या पूजा करने से रोकने पर, अस्पृश्यता के आधार पर अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अपमान करने पर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता का उपदेश देना, ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना, किसी दुकान, जलपान गृह, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश नहीं करने देना, अस्पताल में प्रवेश से मना करना या माल बेचने या सेवाएं देने से मना करना, माल बेचने या सेवाएं देने से मना करना। आगे देख लेते हैं। किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समझ समता का एक ही उप सिद्धांत कहा है? किसने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समझ समता का एक ही उप सिद्धांत कहा है? न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। किस बाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? किस बाद में विधि के शासन को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है? मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980 के बाद में। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समता और स्वच्छ आधारित एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं? ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 में। किस बात में माना गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? किस बात में माना गया है कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है? चिरंजीव लाल बनाम भारत संघ 1951 के मामले में ये बात कही गई है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस आधार पर नहीं किया जाता है? पिछड़े वर्ग का निर्धारण किस
आधार पर नहीं किया जाता, आर्थिक आधार पर नहीं किया जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया? 2019 में। अनुसूचित जात व जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुसूचित जात व जनजाति को प्रोन्नत यानी कि पदोन्नत मतलब होता है कि उनका जो पद है उसको बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16(4) खा को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? जो अनुच्छेद 16(4) खा है वो 81वें संविधान संशोधन 2000 के माध्यम से जोड़ा गया है। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने अग्रनयन यानी कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को असंवैधानिक घोषित किया है? तो देवासन बनाम भारत संघवाद। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे श्री H.M. कानिया। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, ठीक है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? H.M. कानिया थे। किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई? किस वर्ग की संविधान में परिभाषा नहीं गई? तो पिछड़े वर्ग की, ओबीसी वालों की, ठीक है, परिभाषा संविधान में कोई परिभाषा नहीं आएगी। किस अनुच्छेद के तहत राज्य केवल सेना या विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकती है? तो अनुच्छेद 18(1) के तहत राज्य केवल सेना या विद्या संबंधी उपाधि प्रदान कर सकती है। ठीक है, आगे देख लो। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में बाघ स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण होता है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण। ठीक है, फिर से देख लो। स्वतंत्रता के अधिकार कितने हैं? एक और ये सब है 1 2 3 4, टोटल 4 प्रकार की स्वतंत्रता है। बोलने की आज़ादी, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। और जो क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा का अधिकार किस में आता है, तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया? तो 7। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया? तो 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त किन स्वतंत्रताओं पर राज्य द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों में प्रतिबंध लगा सकता है? संचरण और निवास की स्वतंत्रता। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान किया गया है? 6 प्रकार के। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 19(1) का में। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता की बात करता है? अनुच्छेद 19(1) का। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडों को फहराने हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संविधान में इसका प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 19(1) का में। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 19(1) का में। संविधान में विधि के समक्ष समानता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटिश संविधान से। सूचना का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो 19(1) का में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19(1) में कितनी अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है? तो अनुच्छेद 4 में। व्यक्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 20 में। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संरक्षण के लिए अपराध करने के समय जो कानून है उसी के अनुरूप सजा का प्रावधान किया गया है। इसका उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 20(1) में। किस अनुच्छेद में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी? अनुच्छेद 20(2) में। संविधान के किस भाग में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? भाग 3 में, अनुच्छेद 20(3) में। यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ हो तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आपातकालीन जैसी सिचुएशन आ गई है तो उस टाइम अनुच्छेद 20 है और अनुच्छेद 21 है, इन दोनों को स्थगित नहीं किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के निलंबन का उपबंध कहाँ मिलता है?
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का निलंबन का उपबंध कहाँ मिलता है? अनुच्छेद 358 और 359 में। अनुच्छेद 358 किस मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 359 किस मूल अधिकार के निलंबन की बात करता है? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जाता? तो अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मूल अधिकार सीमित या समाप्त नहीं किया जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार देख रहे थे। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। देखो अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में देखते हो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 19 में है बाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संचरण, निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति, अल्पसंख्यकों के संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 20 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन सा अधिकार ऐसे हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कौन से ऐसे अधिकार हैं जिन्हें लागू करने के लिए किसी सीमा का निर्धारण नहीं किया गया? तो अनुच्छेद 14, 17, 18, 20 और 24। ठीक है, ये अधिकार हैं जिनकी कोई सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। कौन से मूल अधिकार ऐसे हैं जिन्हें परिवर्तनीय बनाने के लिए कोई विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती? अनुच्छेद 14, 19 और 21। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। किस बात के तहत यह अब निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ठीक है, 1978 में। एक बार फिर से देख लेते हैं। किस बात के तहत यह अब निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ बाद 1978 बाद ये बात कही गई थी। किन अनुच्छेदों को मिलाकर पढ़ने पर एकांत का अधिकार प्राप्त होता है? अनुच्छेद 19(1)(d) व अनुच्छेद 21 को। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 कहता है कि आप अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से विवाह कर सकते हो अगर यदि वह व्यक्ति राजी है तो। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राप्त अधिकार: स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक सहायता का अधिकार, एकांत पर कारावास के विरुद्ध अधिकार, बेड़ी या हथकड़ी डालने के विरुद्ध अधिकार, फांसी के विलंबन के विरुद्ध अधिकार, अभिरक्षा में हिंसा का विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध अधिकार, शयन का अधिकार। किस अनुच्छेद किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 21(1) के तहत प्राप्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया है कि अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी कीमत पर हटाया नहीं जा सकता है, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल ही क्यों न घोषित कर दिया गया हो। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर संविधान की शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल किया गया है? तो 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में निर्णय के बाद संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में सम्मिलित किया गया है? तो 19 कृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया था कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है? तो ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस बात में निर्णय दिया गया है कि तीव्र गति से विचारण एक मूल अधिकार है? हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में प्रभावित किया है? तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य।
किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक उत्पीड़न को मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में प्रभावित किया है? मानवाधिकार अतिक्रमण के रूप में प्रभावित किया है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। किस संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 2002 में। 86वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो 2002 में लागू हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था? सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था? मोहिनी जैन मामले में 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था? मोहिनी जैन मामले में। नोट: मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया। विजय शर्मा बनाम भारत संघ 2008 मामले में गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। कामनकाज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2008 में आया है, जिसमें कहा गया है कि परोक्ष इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेसिया अर्थात सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 21 का के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि राज्य 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देगी? तो ये अनुच्छेद 21 का में, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा कब लागू किया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 में। आत्महत्या के अधिकार को किस बात में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया? आत्महत्या के अधिकार को किस बात में निर्णय के बाद मूल अधिकार स्वीकार किया गया था? पी रथिनाम बनाम भारत संघ 1994। बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 22 में। प्रत्यक्ष बंदी के अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जाता है? 3 माह तक। निवारक निरोध विधियां 1950 में पारित किया गया था। इसके तहत 10 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट भेजने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस धारा को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम नीसा 1971 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके तहत निवारक निरोध की व्यवस्था पुनः लागू कर दी गई थी। 1978 में इसे पुनः निरसित कर दिया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम कोफिपोसा 1974 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित हुआ था। टाड़ा आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां निवारक अधिनियम 1985 में पारित किया गया था। टाड़ा। पोटा आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। पोटा, टाड़ा हो गया, पोटा हो गया, ये सब क्या थे? आतंकवादी इसमें सब में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। जो टाड़ा था वो था आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां हैं, ठीक है। उसमें कौन सा लागू होता है? टाड़ा लागू होता है। अब पोटा लागू होता है जो आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निवारण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में पारित किया गया था। मूलभूत सुविधाएं देख लेते हैं। अनुच्छेद 19 का में बाघ एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 खा में शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 गा में संगम एवं संघ या सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 घा में भारत के राज्य क्षेत्र के सबंध आवाद संचरण के लिए। अनुच्छेद 19 ड़ा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बच जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 छा में कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार कारोबार करने का अधिकार। कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना है? तो बाघ स्वतंत्रता को। कौन सी स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं की जननी माना है? बाघ स्वतंत्रता को। किसने कहा था? बाघ और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव है। न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने। संचरण के अधिकार को कितने आयाम दिए गए? 3। देश के भीतर संचरण का अधिकार, देश के बाहर संचरण का अधिकार, देश में वापस आने का अधिकार। किस बात के तहत ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में लगे प्रतिबंध को संवैधानिक घोषित किया गया? ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद। बाघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार कौन कौन से हैं? तो प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, वाणिज्य भाषण की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सूचना का अधिकार, जानने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार। ये सब बाघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन अधिकार। राज्य किन अधिकारों पर बाघ एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो भारत की प्रभुता एवं अखंडता पर, लोक व्यवस्था पर, राज्य की सुरक्षा पर, न्यायालय का अवमानना पर,
मानहानि के मुकदमे पर। इस बात में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सड़क के किनारे फुटपाथ व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत एक मूल अधिकार है। सुवर्ण सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 में। भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान द्वारा एक व्यक्ति को कौन सा संरक्षण प्रदान किया है? सीमित मात्रा में गिरफ्तारी और निरोध में, कार्य के बाद की विधि से, दोहरे संकट से, स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से। दोहरे दंड कहाँ से देख लेते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार देख लेते हैं। का अर्थ, प्राण का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व या जीवित रहना नहीं, बल्कि उसके अंतर्गत मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी है। दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मनुष्य की वे सब दैहिक स्वतंत्रताएं आती हैं जो पहले से अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं थी। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता, प्राण दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। किसी की याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 21 में प्रमुख खंड जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया है। किसकी याचिका में सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड यानी कि जानवरों के वेलफेयर कल्याणकारी बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करने हेतु अनुच्छेद 21 के तहत प्रमुख खंड में जीवन में जानवरों के जीवन को भी सम्मिलित किया गया। एनिमल वेलफेयर बोर्ड 2014 की याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कितनी प्रकार की गिरफ्तारियों को उल्लेख किया है? 2। समान दंडिक विधि के आधार पर निवारक निरोध विधि के अधीन। किस अनुच्छेद 22 के संरक्षण नहीं मिलता? अन्य देशीय शत्रु और निवारक निरोध की विधि के अधीन निरुद्ध व्यक्ति। भारतीय संविधान किस समय निवारक निरोध की व्यवस्था लागू करता है? आपात एवं शांति दोनों समय। भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? भारत में निवारक निरोध को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का क्या उद्देश्य है? देश की एकता, अखंडता और समाज विरोधी तथा सुरक्षा की क्षति पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) और 5 के अधीन निवारक और निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में किया गया प्रावधान है। इसके अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति 3 मार्च तक निरुद्ध किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताया जाएगा। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति किन दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जा सकता है? निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति किन दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक निरुद्ध किया जाता है? सलाहकार बोर्ड की राय में निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। सलाहकार बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री अध्यक्षता की में गठित होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार दे लेते हैं। संविधान में कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी न दी जाने से अधिलंघित होता है? अनुच्छेद 23। संविधान किस अनुच्छेद के तहत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है? अनुच्छेद 24। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। बाल संरक्षण अधिनियम आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। यदि राज्य दुर्भिक्ष के समय न्यूनतम मजदूरी से कम देता है तो संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होगा? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। किस प्रकार के आदेश बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं? किस प्रकार के आदेश बलात्श्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं? देश की रक्षा के लिए सेना में अनिवार्य भर्ती और कठिन परिस्थितियों में पुलिस की सहायता करना। कौन सा श्रम बेगार की श्रेणी में नहीं आता है? बंदी को कठिन कारावास के दंड में कठोर श्रम करवाना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 में कितने वर्षों से कम बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है? 14 वर्षों से कम। बालकों के नियोजन संबंधित अधिनियम देख लें। बालक नियोजन अधिनियम 1938, बालक श्रम प्रतिषेध या विनिमय अधिनियम 1986, कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1953, शिशु अधिनियम 1966। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षण राज्य और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होता है? अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यवहार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा। ठीक है, मानव व्यापार दुर्व्यवहार के अंतर्गत शामिल है दास प्रथा। बेगा अथवा बलात्श्रम मनुष्य की वस्तुओं की भांति विक्रय, बधुआ मजदूरी, स्त्रियों या बच्चों का अनैतिक व्यापार, देवदासियों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत घोषित अपराध के लिए अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद को दंडनीय भेद करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 23 के तहत। बधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो वर्ष 1976 में। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1986 में। महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार, ठीक है, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? 1986 में पारित किया गया था। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे लेते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए शामिल हैं? धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों का कपट धारण करने बार रखने का अधिकार, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के बाद संविधान किस अनुच्छेद में की गई थी? अनुच्छेद 25 में। राज्य द्वारा किसके अर्जन से अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन नहीं होता है?
मस्जिद, चर्च, मंदिर और उपासना स्थलों का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन या प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 26। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया गया है किसी व्यक्ति को ऐसे करों के भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगमन किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए किए हो? अनुच्छेद 27 में संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी? अनुच्छेद 28 में भारत संविधान में कहाँ पर धर्म और उपासना के विषय में बात की गई है? उद्देशिका और अनुच्छेद 25 से 28 तक। भारत संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसे प्राप्त है? सभी व्यक्तियों को, भारतीय और विदेशी दोनों को। पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? 12वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? सभी राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ और निष्पक्ष व्यवहार करेगी। अनुच्छेद 25 के अनुसार राज्य किन आधारों पर व्यक्ति की धार्मिक विधि का निर्वर्धन आरोपित कर सकता है? लोक व्यवस्था, न्यू पब्लिक ऑर्डर के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर। पंथ निरपेक्षता के आधार पर प्रथम प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284। किस प्रकार की स्थापित संस्था अनुच्छेद 30A के तहत संरक्षण का दावा नहीं कर सकती है? वाणिज्यिक प्रयोजन से स्थापित संस्था। संविधान में अनुच्छेद 31 खा और 9वीं अनुसूची को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या था? कृषि भूमि सुधार और इसी प्रकार के कल्याणकारी अन्य उपायों का प्रोन्नत था। 1975 के आपात के दौरान किन विषयों को 9वीं अनुसूची में डाला गया है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, 1974 का संशोधन अधिनियम और निर्वाचन विधि संशोधन अधिनियम 1975। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार देख लेते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों वर्गों के हितों के लिए संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित या संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने राज्य किसी शिक्षण संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है? अनुच्छेद 30(2)। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया? 24 संविधान संशोधन 1988 द्वारा। ये अब किसमें है? 301 में। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार के तहत मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 300 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण दिया गया है? 9वीं अनुसूची में शामिल अधिनियमों को संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 31 खा के अंतर्गत। संविधान के किन विधानों को अनुच्छेद 21 का संरक्षण प्राप्त है? किसी संपत्ति का प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाएगा? राज्य द्वारा संपदा का अर्जन, कंपनियों का समामेलन, निर्देशकों या निषेध धारकों के अधिकारों का निर्वाचन या उपांतरण, खनिजों पट्टों का निर्वाचन या उपांतरण। ऐसे अधिनियम जिन्हें न्यायालय में शून्य घोषित कर दिया गया है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत फिर से प्रावधान हो जाते हैं? अनुच्छेद 21 खा के अंतर्गत, 31 खा के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवा उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 31 एक तहत। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 के अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया है? प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 12 के अध्याय 4 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर संविधान के किस भाग में रखा गया है? भाग 12 के अध्याय 4 में। 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। 44वें संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देख लेते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी की सकते हैं? अनुच्छेद 32। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है? अनुच्छेद 226 के तहत। मूल अधिकार को संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय की कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार के। किस प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का मान संरक्षक माना गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। संवैधानिक उपचारों में किसे पोस्टमार्टम कहा गया है? अधिकार प्रेक्षा को। ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदान शक्तियों के अंतर्गत कार्य करना चाहिए, वह उस रिट को क्या कहा जाता है? मैडमस या परमादेश। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। किस मामले में यह निर्णय दिया आया था? संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये था केशवानंद भारती बनाम मामले में, भारत संघ।
ठीक है। तो ये है 1973 में। मूल अधिकारों से संबंधित केस देख लेते हैं। एक एक गोपालन बनाम मद्रास राज 1950, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। ठीक है, आगे देख लेते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? बिजनोई इमैनुअल बनाम केरल राज 1986। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। बिजनोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के सिद्धांत किस बात में दिया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। बाद में नागरिक व विदेशी दोनों को समान रूप से प्राप्त मूल अधिकार हैं। पहला, अनुच्छेद 14, 20, 21 देखो, अनुच्छेद 14, 20, 21 और 23, 24 और 25, 26, 27, 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूरा दिया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में, प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में, अपराधों के लिए दोषी के लिए संरक्षण अनुच्छेद 20 में। ठीक है, और विधिक समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। ठीक है, तो ट्रिपल ID एस और डी दोनों ही भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक मिले हैं। आगे बढ़ देते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। बाद में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकते? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई थी? सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन में। भारतीय दंड संहिता की धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है, धारा 309 के अंतर्गत। उच्चतम न्यायालय द्वारा किस बाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई है? इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें क्रीमी लेयर की बात की गई है। किस बाद में स्पष्ट किया गया है कि संविधान के भाग 3 में प्रतिष्ठापित मूल अधिकार अंतर्निष्ठ है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों में से समाप्त नहीं किया जाता है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बात आया था। मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसकी अधिकारिता क्षेत्र में आता है? उच्चतम व उच्च न्यायालय। समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? विषयाधिकारों का प्रभाव। विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। किस बात में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया गया है? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993। पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया गया है, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1905 तब 1955। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। परमदेश रिट न्यायालय द्वारा किसे जारी करता है? सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार की रिट से पर पूर्व न्याय का नियम लागू नहीं होता? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रिट पर। परमादेश रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है? गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध। आगे देख लेते हैं। परमादेश रिट किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जाता है? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद पर के कर्तव्य के प्रयोग या अनुपालन के लिए। उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत से में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध। परमादेश रिट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हो। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को किसके विरुद्ध जारी किया जाता है? व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध। किस बाद में 93 संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में। निवारक निर्विरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं? अभ्यावेदन के अवसर पर का गिरफ्तार का आधार जानने का। संवैधानिक किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? संवैधानिक किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? संपत्ति सूची के अंतर्गत। 5 प्रकार के रिट देख लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबस कॉर्पस और मैंडेटस प्रोविजंस और सेरिटोरियोरी और क्यो वारंटो। 5 प्रकार के, इनको हम कैसे करके याद रखेंगे? देखो H, ठीक है, HMP CQ, ठीक है, HMP CW।
देखो HMP CW हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का क्लास वर्क, मतलब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने क्लास वर्क किया। फिर देख लेते हैं, इसमें न्यायालय बंदी करता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तारी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समझ प्रस्तुत करे। बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी या निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी करता है। प्रारंभ दैहिक स्वतंत्रता 1921 का मूल भाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में नहीं रहता है। परमादेश है मैंडोमस, हम आदेश देते हैं कि यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके। प्रतिषेध देख लेते हैं, इसका अर्थ है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण देख लेते हैं, इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देना का अर्थ प्रकट होता है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिकता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा देख लेते हैं, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। आगे देखते हैं, सेवा संबंधी मामले में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है? उच्च न्यायालय की शरण में। कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है? प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रिट। कार्रवाई के दौरान कार्रवाई को रोकने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है? प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी की जाती है? उत्प्रेषण रिट। कौन सी रिट विधायिका कार्यपालिका या प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है? उत्प्रेषण या प्रतिषेध रिट। कौन सी रिट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जाती है? उत्प्रेषण रिट। जो उत्प्रेषण रिट है वो वरिष्ठ न्यायालय द्वारा ही जारी की जाती है। रिटों में मुख्य अंतर, परमादेश सक्रिय होने का आदेश देता है, प्रतिषेध निष्क्रिय होने का आदेश देता है। परमादेश किसका आदेश देता है? सक्रिय होने का। और प्रतिषेध किसका आदेश देता है? निष्क्रिय होने का। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक प्राधिकारों को संबोधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालयों और अधिकरणों को नियंत्रित करता है। प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना है, उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण और उपचार करना, दोनों है। प्रतिषेध पूर्ववर्ती प्रक्रम पर जारी किया जाता है जब मामला समाप्त नहीं होता। उत्प्रेषण रिट कार्रवाई की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने के हेतु जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? केवल संसद को। आगे देख लेते हैं, मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। सप्ताह का अधिकार, 14वां विधि के समय समानता का अधिकार। 15वां धर्म, मूल, जात, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। 17वां अस्पृश्यता का अंत। 18वां उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं न्याययुक्त सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ में संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत के 4 राज्य क्षेत्रों में सर्वत्र आवाज संचरण, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 19(1)(4) को लुप्त कर दिया गया है। कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार एवं कारोबार करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 20 में अपराधों के विरुद्ध दोषसिद्धि के संबंध में अधिकार। और अनुच्छेद 21 में प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अधिनियम, संरक्षण का और शिक्षा का अधिकार। और अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार दे लेते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 में मानव के दुर्व्यापार या बलात्श्रम का प्रतिषेध और कारखाना आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 25 से 28 देख लेते हैं। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने या आचरण या प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों या समुदायों के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना की उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार देख लेते हैं। अनुच्छेद 29-30 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अब केवल कानूनी अधिकार रह गया है। अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ, मूल अधिकार। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7, नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य। नीति निर्देशक को कहते हैं डीपीएसपी, इन शॉर्ट डीपीएसपी, और मूल कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद कितने से कितने तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर
51 का तक, अनुच्छेद 36 और 51 तक है डीपीएसपी और 51 का है मूल कर्तव्य। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? तो अनुच्छेद भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार किस देश से लिया गया है? ठीक है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लाए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था या क्या है? सामाजिक व आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति कैसी होती है? तो सकारात्मक होती है। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। फिर से देख लो इसे। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत संविधान के किस उपबंध को पूरा करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पूरा करता है। किसने कहा था कि निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं? किसने कहा था कि निर्देशक तत्वों का आशय यह नहीं है कि केवल पूजनीय घोषणाएं बनकर रह जाएं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था ये बात। किसने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा है? तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बोला है कि जो डीपीएसपी है वो संविधान की मूल आत्मा है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने। भाग 4 में के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? अनुच्छेद 37 में उल्लेख मिलता है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान में कहाँ पाया गया है? यानी वेलफेयर स्टेट होने का जो विचार कॉन्सेप्ट है वो संविधान में कहाँ से पाया गया है? संविधान की प्रस्तावना से और राज्य के नीति तत्वों से। ठीक है, इन दो में से दो से संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सहज अध्ययन के लिए किन भागों में विभाजित किया गया है? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिकतावादी। संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत है? संविधान का कौन सा भाग देश के शासन के लिए आधारभूत है? भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहलाता है? अनुच्छेद 38। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्देशक तत्वों का मूल मंत्र तथा मर्म कहलाता है? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में है क्या? तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 38 में। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतः कौन सी बातें उल्लेखनीय हैं? कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। ये नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतः बातें उल्लिखित हैं। आगे देख लेते हैं। सभी नागरिकों को आजीविका साधन प्राप्त करने का अधिकार भाग 4 के किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 39 का में। धारा 4 के किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख मिलता है? ये अनुच्छेद 39 में बात कही गई है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, भाग 4 में। संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में प्राप्त किया गया है? संसद द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसरण में प्राप्त किया गया? अनुच्छेद 39 घ में। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39 ए में। संविधान का अनुच्छेद 39 चा यानी किस वर्ग के संबंध में निर्देशक देता है? बालकों के कल्याण के लिए। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन का। ठीक है, ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रबंधन प्रावधान। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 11 में 41 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि राज्य काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए तथा प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा? अनुच्छेद 42 में। मातृत्व सुरक्षा हेतु सहायता के उपबंध किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? अनुच्छेद 42 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस बात में अब निर्धारित किया गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत मूल अधिकार नहीं नीति निर्देशक तत्व है? तो रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में ये बात
इस बात में जो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत दिया था, और ये बोला था कि ये मूल अधिकार नहीं बल्कि नीति निर्देश तत्व है। ठीक है, और ये किसमें है? अनुच्छेद 39A में। मनरेगा कार्यक्रम संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू किया गया? तो मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 में शुरू किया गया था। कुटीर उद्योग के विकास की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 43 में ही कुटीर उद्योग की बात की गई है। देखो, मनरेगा हो गया कार्यक्रम हो गया, कुटीर उद्योग हो गया, ये सभी किसमें है? अनुच्छेद 43 में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? किस संविधान संशोधन के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देश तत्वों में जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देश तत्वों में जोड़ा गया है? तो उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो अनुच्छेद 43 का में। सहकारी समितियों का उन्नयन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 43 खा में। सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देश तत्वों में जोड़ी गई हैं? सहकारी समितियां किस संविधान संशोधन के माध्यम से नीति निर्देश तत्वों में जोड़ी गई हैं? 97वां संविधान संशोधन 2011 में। आगे देख लेते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया? किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 44 पर नया दृष्टिकोण का आग्रह किया? तो सरल मुद्गल बनाम भारत संघ 1995 में। एक समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 44 के अंतर्गत। और समान कार्य के समान वेतन अनुच्छेद 39 के अंतर्गत। एक समान नागरिक संहिता सिविल कोड मतलब ठीक है, इक्वल सिविल संहिता जो भी है, एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में आता है। वर्तमान सिर्फ गोवा राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। ठीक है, जो गोवा राज्य है उसमें ही सिर्फ समान नागरिक संहिता लागू है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देश तत्व में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य के नीति निर्देश तत्व में कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 39 का, 43 का, 48 का। किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया है? किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया है? 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल के प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 में। यानी 6 साल से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा उनकी देखभाल का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 45 में। पोषाहार स्तर बढ़ाने का प्रावधान नीति निर्देश सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में किया गया है? पोषाहार स्तर बढ़ाने के लिए का प्रावधान नीति निर्देश सिद्धांतों की किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 47 में। संविधान किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा? अनुच्छेद 47 में। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान मिलता है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक द्रव्यों तथा अन्य पदार्थों के सेवन का पर प्रतिबंध लगाएगा? अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में की गई है? कृषि एवं पशुपालन संगठन की बात भाग 4 के किस अनुच्छेद में की गई? अनुच्छेद 48 में। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 48 का में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थाओं, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 49 में। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संस्थान और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 39 में कहा गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं और जो ठीक है जो प्राचीन ठीक है प्राचीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि वास्तुकला हो गई और स्थान हो गए, उन सबका संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो उन सबका संरक्षण अनुच्छेद 49 के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? भारतीय संविधान में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का प्रावधान अनुच्छेद 51 में किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवादों में के मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। किसने कहा था कि राज्य के नीति सिद्धांतों का एक ऐसा चेक है जो बैंकों की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा? केटी शाह ने बोला है। किसने कहा कि राज्य के नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है? केटी शाह ने बोला है। किसके द्वारा कहा गया था कि नीति निर्देश तत्वों का राज्य प्राधिकरण के लिए शैक्षिक महत्व है? BN राव द्वारा।
किसके द्वारा कहा गया था? नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकरण के लिए शैक्षिक महत्व है। नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकरण के लिए शैक्षिक महत्व है, किसने कहा था? BN राव द्वारा। किसने कहा था कि निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है? किसने कहा था निर्देशक तत्व सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति के माध्यम है? ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अनुच्छेद 46 में राज्य समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 में है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? किसने नीति निर्देशक तत्वों को लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है? KC वेयर ने। किसने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है? किसने नीति निर्देशक तत्वों को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है? सर आइवर जेनिंग्स ने। भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है? भारतीय संविधान के किस भाग को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता होती है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसके बारे में संविधान शांत है? प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया है? संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया है? प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत में। नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक लोकतंत्र का विचार किसने दिया था? BR अम्बेडकर ने। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद का विचार किसने दिया था? पन्नीकर ने। भारतीय संविधान में नीति तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया था? भारतीय संविधान में नीति तत्वों का प्रावधान किसके लिए किया गया? सरकार के लिए। किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकार बन गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31 को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 25वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नीति तत्व व मूल अधिकारों में अंतर दे लेते हैं। मूल अधिकार व्यक्तियों को दिया गया अधिकार, जबकि नीति तत्व राज्यों को सौंपे गए अधिकार दायित्व हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति तत्व अपरिवर्तनीय है। मूल अधिकार में राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि नीति तत्वों में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है। मूल अधिकारों का स्वतंत्र स्वरूप सामान्यतः नकारात्मक, जबकि नीति तत्वों का स्वरूप हमेशा सकारात्मक ही होता है। आपातकाल के समय मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्वों पर किसी प्रकार का निर्बंधन नहीं लगाया जा सकता है। किसने कहा था? नीति तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है। किसने कहा था कि नीति तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, इसमें एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य निहित है? BR अम्बेडकर ने कहा था। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि नीति तत्व बहुमत की लघु इच्छा के प्रतीक नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय तार्किक अनुशीलन के परिणाम है? गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद। किस बाद में स्पष्ट किया गया कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा है? किस बाद में स्पष्ट कहा गया कि भाग 3 और भाग 4 के मध्य संतुलन संविधान का आधारभूत ढांचा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के बाद में। किस संविधान संशोधन द्वारा सभी नीति तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 में वरीयता दी गई है? किस संविधान संशोधन के द्वारा सभी नीति तत्वों को अनुच्छेद 14, 19 और 31 में वरीयता दी गई? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा वरीयता दी गई है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने 42 संविधान संशोधन की धारा 4 में अवैध घोषित किया है? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में। नीति तत्व नववर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है? किसने कहा था? नीति तत्व नववर्ष के प्रथम दिन पास किए गए प्रस्ताव जैसा है? किसने कहा था? संविधान सभा के सदस्य नसीरुद्दीन ने। भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदतों की झलक कहाँ मिलती है? राज्य के नीति तत्वों में। राज्य के नीति तत्वों को लागू करने का कर्तव्य किसका है? राज्य का। न्यायालय ने किस बाद में केंद्र और राज्य को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाल श्रम को तत्काल समाप्त कर उसके पुनर्वास तथा कल्याण की व्यवस्था की जाए? ऐसी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1986 में। किसने कहा था कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग में उपबंधों का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा? किसने कहा था कि कोई लोकप्रिय मंत्रिमंडल संविधान के चतुर्थ भाग के उपबंधन का उल्लंघन करने का दुस्साहस नहीं करेगा? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। किसने निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा? G. ऑस्टिन ने। संविधान संशोधन द्वारा निर्देशक तत्वों के शामिल अनुच्छेद देख लेते हैं। 12वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन और 97वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 42वें संविधान देखते हैं। तो क्वेश्चन पहला होता है कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। इसमें जो भी चीज़ें संशोधित की गई है अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और 48 का। ठीक है, तो 39 देखते 39 का उपखंड 4 बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर एवं सुविधाएं एवं नैतिक एवं आर्थिक प्रत्याग से रक्षा। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 43 में उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण, वन एवं वन जीवों की रक्षा। 44वें संविधान संशोधन 1978 में देखो,
अनुच्छेद 38(2) में राज्य आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा तथा प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधाओं की असमानता को समाप्त करेगा। 46वें संविधान संशोधन 2002 में कहा कि अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन कर दिया जाएगा। 97वें संविधान संशोधन द्वारा 2011 द्वारा अनुच्छेद 43 खा सहकारी समितियों का गठन होगा, संचालन, नियंत्रण एवं प्रबंधन। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को भाग बना दिया गया है? राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को कब जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम को भाग बना दिया? 1 अप्रैल 2001 को। आगे देख लेते हैं नीति तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 47 में इस भाग में अंतर्निहित तत्वों का लागू होना है। अनुच्छेद 47 में क्या कहा है कि इस भाग में अंतर्निहित तत्वों का लागू होना है। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में कहा गया राज्य द्वारा अनुस्मरणीय कुछ तत्व हैं। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से आजीविका को पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना होगा। अनुच्छेद 39 का में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 में काम की न्यायसंगत तथा मनोचित दशाओं की तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की बात की है। अनुच्छेद 43 का में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। अनुच्छेद 43 खा में सहकारी समितियों का प्रोत्साहन करना। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल सहनता। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 47 में पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन होगा। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। किस अनुच्छेद में हुआ? अनुच्छेद 50 में हुआ। अनुच्छेद 51 कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कहता है। मूल कर्तव्य देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो पहले संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को किस समिति की संस्तुति के बाद भारतीय संविधान जोड़ा गया? सरदार सरोवर सिंह समिति की संस्तुति पर 1976 में। अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत विधानसभा में कुल कितने मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया? 10 मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 है। 11वां मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो 46वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया है। विश्व का प्रथम देश जिसने अपने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया है सोवियत संघ ने। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? सोवियत संघ से। 46वें संविधान संशोधन 51 का के तहत कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य है कि उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करें। मूल कर्तव्यों के परिचालन के संबंध में कौन सी सीमित समिति गठित की गई है? तो बर्मा समिति 1999। राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 51 का में की गई है। भारतीय ध्वज संहिता लागू किया गया 2002 में। किस बात में उच्चतम न्यायालय ने देश की शिक्षण संस्थाओं को सप्ताह में 1 घंटे पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देने का निर्देश दिया है? तो ऐसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में। राष्ट्रगान का आदर करने की बात अनुच्छेद किस में आती है? तो अनुच्छेद का में आती है। 51 का में। किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 का में। राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 51 का में। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा और उसके संवर्धन करने की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 का 6 में। स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को संविधान में जुड़ जाने की सुझाव दिया है? 8 मूल कर्तव्यों को। मूल कर्तव्य किस पर आधारित है? केवल नागरिकों पर। मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता है। मूल कर्तव्यों की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित है। मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करने के लिए करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्याग करना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए माता पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इसे फिर से देख लो। मूल कर्तव्य की प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित है। मौलिक कर्तव्य में क्या शामिल है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए माता पिता या संरक्षक द्वारा शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
मौलिक अधिकार और मूल अधिकार में कौन मौलिक अंतर क्या है? मौलिक अधिकार राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान प्रदत्त हैं, जबकि मूल कर्तव्य नागरिकों को दायित्व के रूप में बढ़ते हैं। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने तथा उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया? तीसरे स्थान पर। 44वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को कब लागू किया गया? तो 3 जनवरी 1977 को लागू किया गया था। ज्ञान अर्जन व सुधार की भावना का विकास संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 51 काजा में। भाग 4 के मूल कर्तव्य देख लेते हैं। मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करें। समानता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले अन्य उच्च आदर्शों को हृदय में संजोएगा और उनका पालन करेगा। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण रखे, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा में लग जाए। भारत के सभी लोगों में इस समरसता और समान भारतत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान में विरुद्ध है। हमारी मिलीजुली यानी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 वर्षों से 14 वर्षों के लिए तक आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या पितृपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये बातें कही गई थी। तो अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे 8 से, चैप्टर 8 से। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद। आप नहीं हैं तो आपने अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें।